हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है। हम जो कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। टॉपिक्स उम्मीद करते हैं आप लोगों ने रिवाइज कर लिए होंगे, और नहीं रिवाइज किए तो आप लोग रिवाइज कर लें, जिससे कि नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर आपको प्रॉब्लम ना आए। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले हैं वो हमारा है लॉस ऑफ एनर्जी इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। किस तरीके से हमारा होगा हम देखते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में हम बात करेंगे। आपको मालूम है कि जब दो कंडक्टर्स को किसी कनेक्टिंग वायर के थ्रू ऐड किया जाता है और कनेक्ट किया जाता है या म्यूचुअल कांटेक्ट में रखते हैं, तो चार्ज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करता है। इनपुट आउटपुट के इक्वल कभी नहीं होती। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। जिसको हम यूज कर सकते हैं उसको यूजेबल एनर्जी कह सकते हैं, और जो हमें यूज नहीं कर सकते वो हमारी वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है। तो वही वेस्टेज ऑफ एनर्जी हमको निकालनी है। कितनी है निकालनी है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते हैं, देर ना करते हुए लॉस ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की, वी हैव टेकन द टू कंडक्टर्स, कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी, कैपेसिटी C1 एंड C2, चार्जेस Q1 एंड Q2, पोटेंशियल्स V1 एंड V2। तो टोटल एनर्जी की जब हम बात करते हैं, टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग कितनी होगी? U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। इट्स ए फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने क्या किया कि हमने दोनों कंडक्टर्स को एक साथ ज्वाइन करा दिया बाय द कंडक्टिंग वायर। ए एंड बी की बात हम करते हैं, कैपेसिटी C1 एंड C2 की बात हम करते हैं। तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा Q1 डैश Q2 डैश, पोटेंशियल बिकम्स कॉमन, V is called the common potential, or the potential difference between both of the charges becomes 0. Hence, no further move of the charge from either body. तो एनर्जी की हम बात करते हैं। इसमें टोटल एनर्जी बिफोर आफ्टर कनेक्टिंग की हम बात करते हैं। दिस इज U2 हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? U2 इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, और एज वी नो कॉमन पोटेंशियल है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो अब क्या करी जाए? अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V इन U2 इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। एक टर्म कैंसिल हो गई है, तो क्या बचा? U2 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C। अब प्रॉब्लम ये आती है कि U1 and U2 both of the terms are quite different. We can't say
which one is greater, U1 is greater or U2 is greater. If there is a some loss of energy, तो अगर लॉस ऑफ एनर्जी है तो क्या होगा, U2 ऑलवेज लेस देन U1. एनर्जी इंक्रीज हुई है, प्रमोट हुई है, उस कंडीशन के अंदर U2 ग्रेटर होगा U1 से. और अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो डिफरेंस बिटवीन U1 एंड U2 बिकम्स जीरो, कोई जीरो हो जाएगा. लेकिन अब इस बात का पता कैसे चले, हम तो ये मान के चलते हैं, क्योंकि ये बात तो आपको पता है कि एनर्जी इक्वल हो सकती है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के. एनर्जी के अंदर इंक्रीमेंट होना पॉसिबल नहीं है. तो एनर्जी जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी दोनों की इक्वल हो सकती है लेकिन इंक्रीज नहीं हो सकती विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स विच प्रमोट्स द एनर्जी, नहीं हो सकती है. लेकिन अब हमने क्या मान के चल रहे हैं कि सम पार्ट ऑफ द एनर्जी गेट रेडिएटेड थ्रू द कंडक्टिंग वायर सरफेस. इसलिए जो एनर्जी यहां जाएगी या नेक्स्ट एनर्जी होगी एज ए यूनिट सिंगल बॉडी की, क्योंकि जब हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है एंटिटी वो एक हो गई है. यहां दो एंटिटी हैं, दो अलग अलग बॉडीज हैं, यहां एक कंबाइंड बॉडी को हमने सिंगल कंडक्टर के फॉर्म में हमने लिया है. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या मान के चलते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी मान के चलते हैं. नाउ कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी. हाउ मच, डेल्टा U इज इक्वल टू U1 माइनस U2. इससे ही हमारा डिसाइड हो जाएगा, डेल्टा U पॉजिटिव आएगा, डेल्टा U नेगेटिव आएगा और डेल्टा U जीरो आएगा. हमेशा ध्यान रखना, अगर डेल्टा U की वैल्यू पॉजिटिव आती है इट मींस U1 ग्रेटर है U2 से, लॉस ऑफ एनर्जी होगी. डेल्टा U की वैल्यू नेगेटिव आती है मींस U2 ग्रेटर है U1 से, तो एनर्जी का प्रमोशन होगा, एनर्जी इंक्रीज करेगी, इम्पॉसिबल है. और इफ की कंडीशन, इफ तो कहीं भी लगाया जा सकता है. इफ सोचना है, कुछ भी सोचो, सोचने पे कोई बाउंडेशन थोड़ी ना है. जब किसी भी हम एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उसमें इफ की कंडीशन होती है, उसमें हाइपोथेसिस कंसीडर किया जाता है. एक मोटर हमने बनाई, इलेक्ट्रिक मोटर बनाई, हमने क्या मान के चले भाई, जितनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे उतना ही आउटपुट हमको मिलेगा. लेकिन जो लॉसेस होते हैं, जो प्रैक्टिकल लॉसेस होते हैं, वो हमें उस मॉडल के कंप्लीट होने के बाद ही पता लगता है कि किस तरीके का हमारा लॉस हुआ है. तो हमें इनपुट और आउटपुट इक्वल नहीं मिला. तो करते हैं इसके अंदर क्या चीज कॉमन आएगी. कॉमन में अगर हम बात करें तो हाफ कॉमन आ गया. एक तो पहला पार्ट हो गया C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस. अब पार्ट आती है बात इसकी, मैं इसको सीधा ओपन करके चलूंगा. C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. अब हम बात इसके अंदर करेंगे, एलसीएम की बात हम करेंगे. थोड़ा सा एक्सप्रेशन लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा, अगर हम डिफिकल्टी की बात करें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं. तो कैसे किया जाएगा इसको, किया इसको इस तरीके से है, डेल्टा U 1/2 C1 प्लस C2 इज एलसीएम. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले C1 की मल्टीप्लाई, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस. अब बात आती है माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2.
अब पहली टर्म्स तो हमारी कैंसिल हो गई हैं, अब बाकी में से C1 C2 कॉमन हो गया, क्या बचा C1 C2 अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2 और V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, इट बिकम्स द होल स्क्वायर ऑफ V1 minus V2 whole square. This is the loss of energy की हम बात करेंगे इसके अंदर। देखिए इसमें डेल्टा U आ गया हमारा। डेल्टा U में क्या है, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पोटेंशियल का हमें नहीं पता कौन सा ग्रेटर है। बट the whole square is always a positive quantity। C1 C2 की मीन्स कैपेसिटेंस का कभी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, इसलिए डेल्टा U की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। और वैसे भी डेल्टा U की वैल्यू इन फॉर्मूला हमारी कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। इट मींस दैट देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, एनर्जी में लॉस आया है और लॉस कितना है, डेल्टा U के इक्वल हमारा लॉस आया है। इस तरीके से हमने अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आप इस लोग इसे नोट करिए और हम जस्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। अभी तक हम बार बार जिक्र करते हुए आ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या चीज होते हैं, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक्स। आप ये बात बहुत मोटी सी तरीके से बेसिकली आप ये बात समझ लें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स which has a property to enhance or to increase the capacity of a conductor or a capacitor। बस बहुत छोटी सी बात है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, एज ए मीडियम उनकी प्रॉपर्टी होती है केवल कंडक्टेंस को बढ़ाना, मीन्स कैपेसिटेंस को बढ़ाना, चाहे वो कंडक्टर का हो चाहे वो कैपेसिटर का। लेकिन अब ये मटेरियल किस किस तरीके के होंगे, जैसे हम कह देते हैं वाटर, CCl4, HBr, NH3, O2, N2, H2, मीन्स एयर और वैक्यूम को छोड़ करके वो जितने भी मटेरियल है, क्योंकि इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फ्री स्पेस की कैटेगरी में रखते हैं, मीन्स दोज मटेरियल्स विच आर नॉन कंडक्टिंग हैविंग द स्लाइट हायर डेंसिटी देन एयर और वैक्यूम, बिहेविंग लाइक ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स और डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम जो बात करते हैं हमारे कैसे कैसे होते हैं, पहला हमारा होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर पता लगेगा, नॉन पोलर जिसके अंदर कोई पोल ही नहीं होता। पोल क्यों नहीं होगा भाई, डाइलेक्ट्रिक डाई की बात हम कर रहे हैं। डाई यानी दो, मीन्स एक ऐसा मटेरियल जिसके मॉलिक्यूल्स में, एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसके मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो सेंटर्स है वो एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस coincide at a single point is called non-polar dielectrics, just like H2, N2, O2, CO2, CCl4 etc. CCl4 के अंदर चार कार्बन, चार क्लोरीन के एटम्स होते हैं। किस तरीके से ऐड होते हैं,
Cl, 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 then Cl। स्ट्रेट लाइन में है, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे तो क्या बना देंगे, मेकिंग द सम एंगल, लेकिन एंगल नहीं बनाते हैं तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, दोनों मिलकर डाइपोल बना रहे हैं, ये डाइपोल बना रहे हैं, डाइपोल अगर नलीफाई हो गया तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इट मींस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट जो है नॉन पोलर के अंदर इट बिकम्स 0। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करती है, देन द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी नॉन पोलर। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया H2N2O2 CCl4 एक्सेट्रा। अब दूसरी बात हम करते हैं, दूसरे कौन से होते हैं भाई, दूसरे होंगे पोलर। पोलर चाहे नॉन पोलर की बात करें या हम पोलर की बात करें, एज ए होल मटेरियल की जब हम बात करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड none of the material shows electrical property or modifies the electrical property। लेकिन हम मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, नॉन पोलर में क्या था, एक ही पॉइंट को कोइंसाइड करते हैं, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक साथ एक ही पॉइंट को कोइंसाइड करते हैं, लेकिन पोलर के अंदर पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस आर separated at a slight finite small distance। means individual molecule behave like a dipole। dipole का आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों की अमाउंट सेम होती है, नेचर डिफरेंट होती है। means it possesses, individual molecule possesses a permanent dipole moment, but these molecules in a whole material are randomly oriented, randomly organized, hence the net dipole moment of a material is 0। net dipole moment जो है 0 होता है, लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। जस्ट लाइक एग्जांपल आप कह सकते हो HCl, HBr, NH3, H2O, etc. And CO is also a kind of polymer। तो इस तरीके से हमने बता दिया इसमें आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो तरीके के हुए, पोलर, नॉन पोलर। पोलर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, दे बिहेव लाइक ए डाइपोल, क्योंकि उसका जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के अंदर, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, किसी मटेरियल के अंदर रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेपरेट होती है, फाइनाइट डिस्टेंस में सेपरेट होती है, इसलिए उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। जबकि नॉन पोलर के अंदर जो डाइपोल मोमेंट होता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वो 0 होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड एट ए सिंगल पॉइंट, तो इसलिए मोमेंट जो है 0 का आपका होता है। अब ये किस तरीके से उसको प्रमोट करते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जितना आपको मटेरियल कराया गया, देखिए टाइम तो थोड़ा सा लगता है, जो हमारा सबसे ज्यादा जो टाइम कंजम्पशन है वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑप्टिक्स, इसमें ही टाइम लगता है। ये समझिए कि अगर आपने ये टॉपिक्स पूरे कर लिए तो आपने फिजिक्स की महाभारत को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि 70% पोर्शन तो यही चीज ऑक्यूपाइड करे हुए हैं, बाकी में थ्योरी है, बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन तो यही है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। और डोंट हेक्टिक,
मैं डेफिनेटली आपको सिलेबस कराऊंगा और मैं आपको इस लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा क्या, लेकर के जाऊंगा कि आप अपने सब्जेक्ट के अचीवर होंगे, टॉप अचीवर होंगे, सभी टॉप अचीवर होंगे। बस थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत करते रहिए, जैसा मैं कहूं वैसे वैसे फॉलो करते रहिए। एनसीईआरटी को फॉलो करिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जरूर करिए। मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते, तो इसलिए पहले आप एग्जाम्पल करिए, देन प्रैक्टिस द एनसीईआरटी अनसोल्ड क्वेश्चंस। मेरी वीडियोस आपको सपोर्ट करेंगी, आप लोग प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिए। कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है ब्लर होने का, लेकिन वो इशू सही हो जाता है धीरे धीरे करके, वो उसको माइंड मत करिए। और मेरी वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, फीडबैक दें। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतने मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।